गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम इसमें देखेंगे कि डाटा को कितने तरह से प्रेजेंट किया जाता है और जो मेथड्स हैं उनके सब मेथड्स, कुछ के हम सब मेथड्स भी देखेंगे। ठीक है, चल बिना देर के शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेथड्स बाय विच वी कैन ऑर्गेनाइज, समराइज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या चीज? हम किस तरह से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, समराइज करेंगे और उसके थ्रू किस तरीके अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। जो डाटा में के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे ऑर्गेनाइज और समराइज करके किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, यहाँ पर हम ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में इसे देखते हैं। फिर अगली लाइन क्या है? नॉर्मली वी यूज वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम्स। हम सामान्य तौर पर टेबल, ग्राफ और डायग्राम्स के माध्यम से अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके तीन मेथड्स बताए गए हैं: टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबुलेशन में क्या है? टेबल बना करके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ग्राफ बना करके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कोई चित्र के माध्यम से। टेबुलेशन में देख रहे हैं हम, यहाँ दिखाया गया चार तरह के टेबल्स के बारे में बोला गया है: सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मास्टर टेबल। देखते हैं इनको अलग से। सिंपल टेबल क्या है? जब कभी किसी एक तरह के वेरिएबल को डिस्क्राइब किया जाता है किसी एक टेबल के माध्यम से, तो वो सिंपल टेबल होते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? लोगों का नाम दिया हुआ है और उनकी हाइट दी हुई है। खास बात क्या है देखिएगा, जब कोई पैरामीटर लिया जाता है तो उसका जो यूनिट होगा वो हम जरूर लिखेंगे। या नाम लिया हुआ है और हाइट, तो यहाँ क्या पता चल रहा है इस टेबल से कि चार लोग हैं, उनका हाइट किस तरह से, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जब इसमें हम और तरह के कई सारे डाटा जोड़ देंगे, जैसे हाइट के साथ वेट जोड़ दें, वेट के साथ कलर जोड़ दें, कलर के साथ बीएमआई जोड़ दें, तो हम क्या देखेंगे? वो टेबल जितना ज्यादा डाटा होता जाएगा वो उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल। जब किसी डाटा को हम क्लास इंटरवल के बाद हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और उसमें आने वाली फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब देखिए, जैसे कोई क्लास है, हमने 1 से 5 लिया है, यानी 1 से 5 डाटा, जो डाटा आ रहा है उसकी गिनती कितनी है? 1 से 5 में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ पे ये दिया गया है 1 से 5 डाटा, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 से 9 का 11 है, इस तरह से। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि अगली क्लास, हर आगे वाली क्लास में पीछे तक की जितनी क्लासें आती हैं उनका डाटा पूरा जुड़ा हुआ होता है, कुमुलेट करके आता है। जैसे यहाँ 16 है तो यहाँ 11 और 5 दोनों जुड़ा हुआ है। यहाँ 39 दिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ 11, 5, 16, 16, 23, 39 पूरा जुड़ा हुआ है। 63 के साथ भी यही पीछे वाले का पूरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 72 है तो यहाँ तक का पूरा जुड़ा हुआ है। 76, तो ये सबका डाटा जुड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इसको अब सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं ज्यादा क्लियरिटी के लिए। फिर अगला मेथड क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कौन कौन से मेथड है? लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव। ठीक, अगला देखते हैं आगे। ये देखिए लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम को जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन के माध्यम से डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, ये लाइन क्या दिखा रही है कि कैस किस तरीके से ये ट्रेंड जो है ये बढ़ रहा है। सीरीज 3 में देखें आप, ये बढ़ता चला गया। ठीक है, जबकि सीरीज 2 को देखें तो ये पहले से बढ़ा और फिर घट गया। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन के माध्यम से हमें पता चला ना कि क्या ट्रेंड आया है। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके किसी भी ग्राफ में, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो एक राइट क्लिक करने पे एडिट डाटा का ऑप्शन आएगा। एडिट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल इसका खुल जाएगा। ठीक है, इस 7 का टेबल इसका पूरा आ गया है। इसको देखें एक बार, यहाँ साथ में देखिए टेबल को। कैटेगरी 1, ध्यान देंगे यहाँ जरा। जब हमने डाटा खोला है तो हम ये देख रहे हैं सीरीज 1, 2, 3। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सीरीज 1, 2, 3। तो देखिए
सीरीज 1 में क्या है, डाटा 4.3 2.5 ऐसे घट ये चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए, हम फिर देख रहे हैं सीरीज 1 ऑरेंज कलर का है, पहले ज़्यादा है, फिर 2.5 पे आया, फिर 3.5 बढ़ा गया और फिर 4.5। तो देखिए कि पहले घटा फिर बढ़ता गया ना। अब यहाँ देखिए, कैटेगरी की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। एक हो गया कि यहाँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है। तो अगर हम सीरीज 3 कोई एक स्टूडेंट है, सीरीज 2 दूसरा, सीरीज 1 दूसरा स्टूडेंट है, तो सीरीज 3 को नोटिस करिए कि उसके सब्जेक्ट 2 में क्या है, सब्जेक्ट 1 कैटेगरी 1 की जगह सब्जेक्ट 1 में और सब्जेक्ट 2 में बराबर नंबर है, लेकिन फिर उसके नंबर सब्जेक्ट 3 में बढ़ गए, सब्जेक्ट 4 में और बढ़ गए। तो 4 डिफरेंट कैटेगरी को हम इस तरह यहाँ पे लाइन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। अगला जो हम देख रहे हैं तो ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या है कि जब ये ग्राफ जो है जुड़ के बनते हैं और अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका ये यहाँ ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नीचे नीचे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी 1 से 5 तक कितना, 5, 5 से 9 11, 9 से 23। इससे देखें, यही हमने जो पिछला टेबल यूज किया था, इसको देखिए यहाँ पे, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये क्लास इंटरवल है, उसी को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। ध्यान दें, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है और ये हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्लॉट किया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखेंगे। जो हिस्टोग्राम में कॉलम्स बने दिखे हमें, उसके जो मिड पॉइंट होगा उसी क्लास इंटरवल का, मान लीजिए 1 से 5 है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इस क्लास इंटरवल का, उसको हम आपस में मिला देंगे। तो हमें एक ये क्या दिख रहा है, एक लाइन डायग्राम जैसा दोबारा दिखने लगा ना। और ये अगर ये हट जाए, ये हिस्टोग्राम, तो ये पूरा हम पता चल जाएगा ना कि ये बीच का पॉइंट क्या है। बीच का पॉइंट किस तरह पता चलेगा, ये क्लास इंटरवल का बीच पता चल जाएगा। और आपको यहाँ ये क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 9 से करके चल रहा। अब 5, 0 से 5, सॉरी 1 से 5 का मिड पॉइंट क्या आ गया, 3 आ गया। 3 पे हमने देख लिया कि 3 यहाँ हो गया, इस तरह यहाँ इसका मिड आ जाएगा, इसका मिड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला 3 पॉइंट पे कितना फ्रीक्वेंसी है, 5। यहाँ बीच वाले पे 10, सॉरी 11। इस तरह से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी हर क्लास पे, ठीक है। अगला है कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ हम देखेंगे कि पॉलीगॉन का अर्थ होता है हिंदी में बहुभुज। तो यहाँ देखें ना, कई सारी भुजाएं हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 भुजाएं दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पे कई सारी भुजाओं वाला पॉलीगॉन मिल जाता है, जबकि वहीं फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है कि स्मूथ लाइन बनती है, ठीक है। यूजली वो सबके मिड पॉइंट को जोड़ते हुए चलता है। ये थोड़ा सा मुझसे बनाने में गलती हुई है, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए था, इसके मिड से यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, ठीक। ये थोड़ा बनाने में गलत हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर पे उतना अच्छा नहीं बनता था, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम। तो बस एक चीज हम ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे कई सारी लाइन एक एक ब्रेक होकर बनती है और ये एक स्मूथ लाइन बनता है, ठीक। अगला हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा हम पिछले टेबल में बता चुके थे कि क्लास इंटरवल के साथ में जितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जोड़ते चलते हैं। तो वही देख रहे हैं ना, ये हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी ग्राफ के लिए 1 से 5, 5 से 9 सबको जोड़ते चल रहा है। तो एक यहाँ पे देखिए, जो पहला क्लास है, देख रहे हैं, पहले क्लास में कितना है, 5। ये 5, 10 के बीच में 5 है। फिर दूसरे में कितना आया है, 16। तो दूसरे के सामने देखिए 20 के बीच में आ गया है। तीसरे में देखेंगे आप तो 39। तीसरा वाला यहाँ जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है। चौथे में फिर इस तरह से
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया हमारा। ठीक है, इस तरह के ग्राफ के बहुत सारे यूज आते हैं, खासकर जब हमें किसी ओवरऑल ग्रोथ को देखना होता है किसी चीज की, या किसी चीजों को मिला के देखना होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, 100 लोगों का डाटा दिया हुआ है, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक का कोई व्यक्ति है, और आपको देखना है कि 1 साल के बच्चे में किस तरह से वेट बढ़ता है, या उम्र के साथ किस तरह वेट बढ़ता है। तो आपने 1 साल के बच्चों का डाटा रखा, फिर डाटा से बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना किस जगह पे जा करके ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये पूरी ग्रोथ दिखा रहा है हमको यहाँ पे। और कई अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के या ओगिव के बारे में, यहाँ शॉर्ट में उसको समझ लें बस। अगला मेथड क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हमने देखा कि टेबुलेशन में हमने देख लिया क्या क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या है। अब हम आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ क्या क्या है डायग्राम प्रेजेंटेशन में, बेसिकली 4 चीजें हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम और स्टैटिस्टिकल मैप। ठीक है, बोलते हैं बार डायग्राम में क्या होता है, कई सारे कॉलम्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक, अगला किसमें देखें, किसमें 3 इसके और ऑप्शंस होते हैं, कि मतलब सब टाइप्स देखें यहाँ पे। बार डायग्राम में कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल और क्लस्टर बार डायग्राम। देखें कई सारे क्लस्टर बने हुए हैं, 3 के यहाँ पे बने हुए हैं, इसमें कई सारे बने हुए हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये यहाँ पे ईयर हो, और 1 साल में 3 सीजन में कितनी फसल हुई, दूसरे साल में तीनों सीजन में कितनी फसल हुई, इस तरह से। या फिर उसी को आप स्टैट में दिखा दें कि 3 सीजन में किस तरह फसल हुई, कम ज्यादा। यहाँ यहाँ आप देखें ना, इस ग्राफ को देखें क्या पता चल रहा है कि ये जो बीच वाला सीजन है दूसरे नंबर पे, उसमें ज्यादा फसल हुई है इसके कंपैरिजन में, और ये वाला कम हो गया। तो ये हम स्टैक्ड बार डायग्राम के थ्रू भी यही चीज पता कर सकते हैं, जो यहाँ देख रहे हैं वही यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा ये जो तीसरा जो परसेंटेज क्या, इसमें आप देखें कि ये जो आपको यहाँ वेरिएशन दिख रहा था ना, यहाँ 10 के नीचे और ये 10 के ऊपर चला गया, वो ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ। बस यहाँ ये बताएगा कि पहले साल किसका कितना परसेंट था, दूसरी बार में किसका कितना परसेंट था, तीसरी बार में कितना इसका परसेंट था। तो यहाँ नोटिस करिए, ये देखिए ये बीच वाला है, इसका परसेंटेज वेरी कर रहा है। ठीक, इसको हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इसके परसेंटेज में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अगला फिर हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो पाई डायग्राम है, एक सर्किल का जो पूरा एरिया होता है उसमें कितना होता है, 360 एंगल होता है उसका। ठीक है, 360 एंगल जो है उसका, उसको हम वो पूरे को दिखाता है। तब यहाँ देखिए जो आपका 8.2 दिया हुआ है, तो 8.2 बाकी की कंपेरिजन कितना है, 1.2 1.4 सॉरी 1.2 1.4 3.2 मिलाकर। अब ये अकेले यहाँ देख रहे होंगे आपको, ये देखें दिखा रहा है 59%, ये यहाँ क्या दिखा रहा है 9%, यहाँ 10% और 23%। तो इस वैल्यू के साथ साथ आपको क्या पता चल गया कि कितना परसेंट है फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में सबसे कम और फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, दोनों को देखा जा सकता है एक साथ पाई डायग्राम। ठीक, इसके बाद आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में क्या होता है, हम एक पिक्चर को यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात रहना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो यूरोप में 4 कंट्रीज हैं उनमें किस तरीके से पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में एक हमने यूनिट ले लिया कि 1% बराबर 10 पीपल। ठीक, या कुछ भी ले सकते हैं, 1% बराबर 1 मिलियन पीपल या 1 करोड़ पीपल, इस तरह से भी ले सकते हैं। फ्रांस में दिखाया उसी चीज को कि 5 लोग हैं वहां पे, इटली में 6 हैं, स्पेन में 3 हैं। तो इसके माध्यम से पता चला ना कि क्या पता चल रहा है, यहाँ देखिए आपको इस पिक्चर के थ्रू पता चल रहा है कि जर्मनी में सबसे ज्यादा लोग हैं और पुर्तगाल में सबसे कम, और स्पेन में उसके बाद। इस तरह का हम एक सीक्वेंस लेना चाहें तो सबसे कम पुर्तगाल में, उसके बाद जर्मनी में उससे ज्यादा, फिर जर्मनी से सॉरी पुर्तगाल में सबसे कम,
फिर उससे ज़्यादा स्पेन में, स्पेन से ज़्यादा कहाँ होगा, फ्रांस में, फ्रांस से ज़्यादा कहाँ है, इटली में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, जर्मनी में। ठीक, इस पिक्टोग्राम के थ्रू भी अपना मैसेज क्लियर कट कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्टोग्राम को हम देख रहे हैं जब, तो पिक्टोग्राम में क्या कहा गया है, देखिए पिक्टोग्राम क्या बता रहा है। यहाँ हमने एक यूनिट ले लिया कि एक पीपल के, एक जो फिगर दिया हमने एक आदमी का, उसके बराबर 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि पुर्तगाल में 20 लोग हैं, स्पेन में 30 हैं, इससे बाद फ्रांस में है, फिर इटली में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, जर्मनी में। तो ये पिक्चर हमारे एक आइकन या एक पिक्चर के थ्रू हम अपने मैसेज को क्लियर कर बता रहे हैं कि कहाँ क्या कम है क्या ज़्यादा है। इसके थ्रू हम बताया अपने पिक्टोग्राम के थ्रू। ये जनरली छोटे बच्चों के पढ़ाते समय इस तरह का डाटा यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारे किताबों में देखा होगा, जो क्लास 3-4 तक की होती है, वहाँ इस तरह के डायग्राम होते हैं। फिर देखिए स्टैटिस्टिकल मैप। स्टैटिस्टिकल मैप क्या होता है, ये बताता है कि एक डिफरेंट रीजन के कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। आप देखेंगे तो आमतौर लिटरेसी मैप आते हैं, या किसी एक राज्य को दूसरे राज्य से कंपेयर करने के लिए, इस तरह से जब आते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पॉपुलेशन के बारे में, सबसे डेंस पॉपुलेशन कहाँ आपको दिख रही है, यूपी में। उसके बाद कहाँ दिख रही है, बिहार और महाराष्ट्र में। बिहार और महाराष्ट्र से कुछ कम कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट एकदम लाइट है, यहाँ पे देख रहे हैं एकदम लाइट है नॉर्थ ईस्ट, असम उसके जैसा। फिर क्या देखिए, आप देखिए नोटिस करिए कि पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है इंडिया का, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होता है वहाँ का एरिया, वहाँ पे क्या है, कम है। केरल में भी आबादी कम है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, गंगा के बेल्ट के एरिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, महाराष्ट्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ भी आबादी ज़्यादा है। तो ये दिखा रहा है कि हमको स्टैटिस्टिकल मैप के थ्रू कि किस तरह से, आपको ये बताना नहीं पड़ा कि कहाँ क्या है। एक आपने यहाँ पैमाना ले रखा है कि कहाँ कितना है, ये देख के पता चल जा रहा है किस जगह पे कितना है। तो आप यहाँ हमने देखा कि हमारे पास चारों जो मेथड्स हैं हमारे, उनको हमने यूज़ करके अपनी बात रखी। कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपके सजेशन इनवाइटेड हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम अपने हर वीडियो में अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी जो कमियां हमें लगेंगी हम अगले वीडियो में उनको सुधारेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।